चंद्रशेखर भाई ने सबका परिचय दिया, अपना खुद का नहीं दिया। होता है ऐसा, कोई भी अपना परिचय नहीं देना चाहता। तो अभ्युदय संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसको ठीक करें। आज आप लोग जिस तरह से आए हैं, आइए दीदी, नमस्कार। सामने आ रही दीदी, आप लोग सामने, जगह है काफ़ी। जरा थोड़ा साथी से करें, पीछे भी है कुर्सी, सफ़ेद कुर्सी पीछे में, सगरम भी है। हाँ, सामने दीदी लोग को जमा देंगे, बस वहाँ लगा देंगे हम। क्या यहाँ पे जगह कम है ना? तो हमारी बहनों का स्वागत है। नमस्कार दीदी। तो जैसे आज आप में से कितने लोग पहली बार जीवन विद्या शिविर करने आए हैं? पहली बार, बहुत बढ़िया। तो आपने जीवन विद्या के बारे में बस हल्का फुल्का सुना ही होगा, है ना? किसी ने कहा होगा अच्छी बात है, चले जाओ, ऐसे ही होगा। यानी बहुत गहरी सूचना नहीं आपके पास में, है ना? तो मैं आप लोगों की ओर ही ध्यान आकर्षित करते इस बात को रखूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से आए कि चलो शिविर करते हैं? बहुत बढ़िया। जबरदस्ती कितने लोग आए हैं? दबाव पूर्वक हिम्मत के साथ। और भी लोग हैं। मैं समझता अधिकांश लोग तो आप जो पहली बार आए हैं, किसी आग्रह की वजह से, किसी दबाव की वजह से आए हैं। मित्र ने कहा होगा, भाई बहनों ने कहा होगा, बड़ों ने कहा होगा जाओ शिविर करके आ जाओ, ऐसा हुआ होगा ना? जो नए आए उनके लिए स्वेच्छा का रिश्ता थोड़ा सा कम रहता है। आमतौर पर हम लोग जो शिविर करते हैं, अब तक का हमारा अनुभव तो यही है, हम में से अधिकांश लोग जो पहला परिचय शिविर है किसी दबाव की वजह से किए हैं। खुद में इच्छा जागृत हुई हो कि चलो जीवन विद्या शिविर करते हैं, क्या होता है, ये प्रतिशत काफी कम रहा है। किसी ने जोर दिया, आपने ज्यादा बहस की होगी, आपने ज्यादा चर्चा की होगी, आपके मन में विचार बहुत आए होंगे, कुछ पारिवारिक दबाववश आया होगा, कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम रही होगी, कुछ मित्रों का आग्रह रहा होगा। इन सब के प्रभाव से खासकर जो युवा साथी बैठे मुझे दिख रहे हैं, ये तो स्वेच्छा से कतई नहीं आए। आए बेटा जी आप? नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ, पीछे बैठे हैं। मन से आए बिल्कुल कि पकड़ के लाए आपको? पक्का ना? चलो खुल के बात होगी, श्याम भैया बात करेंगे तब। तो मैं कहना चाह रहा था कि हम में से अधिकांश लोग जीवन विद्या शिविर में किन्हीं खास परिस्थितियों में आते हैं। वो परिस्थिति बड़ी विशेष होती है। वो परिस्थिति ये होती है कि आपको या तो किसी चीज की तलाश है, उसके लिए आप आते हैं, या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन के रूप में कोई आपको सुझाव देता है कि एक बार शिविर कर लो 7 दिन का, या फिर आपके भीतर कोई बहुत गहरी आस्था कायम हो गई है कि नागराज जी का नाम हमने सुना था, अभ्युदय संस्थान का नाम सुना है, अभ्युदय संस्थान में कुछ अच्छा होता है, तो ये सुनकर आना होता है। तो अधिकांश की स्थिति ये है कि ये है क्या, उत्सुकता ज़्यादा है, आखिरकार ये है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी खुद की यात्रा की शुरुआत ऐसी हुई थी। हम लोग काफ़ी समाज सेवा का एक बीड़ा लेकर चल रहे थे। 8 से 25-30 साल पहले समाज में बदलाव लाना है, देश को आगे करना है, क्रांति लानी है। ऐसी बहुत सारी कल्पना के साथ अपनी कल्पनाशीलता को लेकर हम लोग
छत्तीसगढ़ के अनेक गांवों में, बस्तर के अनेक गांवों में जाकर काम कर रहे थे समाज में बदलाव को लाने के उद्देश्य से। हम सबके भीतर एक पीड़ा थी कि हमको जो मिलना था वो काफ़ी हद तक मिल गया अपनी ज़िंदगी में। ऐसा युवा थे, 30-32 वर्ष की आयु थी, तो हम सबके मन में था कि नहीं, जो कुछ हो रहा है उससे बेहतर हो सकता है समाज में। और इस भाव से हम लोग पहले गायत्री परिवार के साथ मिलकर काम किए। एक हम युवाओं की टीम बन गई थी, हम 5-7 साथी थे और हम 5-7 साथियों को श्री राजन शर्मा जी का मार्गदर्शन मिलता था। तो हम उन्हें राजन महाराज जी कहते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि हम सब में वरिष्ठ वही थे, हम सब समाज सेवा का काम कर रहे थे। और लगभग 2 वर्षों, 2 कहूँगा बल्कि 2 से 5-6 वर्ष तक मेहनत करने के बाद कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल कर आया हमारी ज़िंदगी में कि हम जैसा समाज में बदलाव चाहते हैं उसके लिए समाज तैयार नहीं हुआ है। और हमारे भीतर एक पीड़ा भी होती थी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, समाज में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है, गांव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उस दौर में महाराज जी ने हमें, राजन महाराज जी ने सुझाव दिया कि तुम लोग को थोड़ा ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल युवाओं का उत्साह है तुम्हारा और तुम लोग उत्साह में आके कुछ कर रहे हो, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती, कुछ अपने आप को समझना होगा। तो बात बहुत ज़्यादा ध्यान से उनने रखी लेकिन हमारी समझ में नहीं आई बात। फिर कुछ दिनों बाद हमारे मन में है कि हमें कोई आश्रम बनाते हैं गायत्री परिवार का। तो एक आश्रम हम लोग रायपुर के पास में स्थापित कर लिए थे। लगभग 10 एकड़ में जैविक खेती करना, ग्राम स्वावलंबी कैसे हुए, लक्ष्य था हमारा। तो ग्राम स्वावलंबन के उद्देश्य से हम लोग एक आश्रम चला रहे थे और उसी आश्रम में एक दिन IIT दिल्ली से PhD किए हुए 2 साथी आए और उन्होंने सुझाव दिया हमें कि आप लोग जो कर रहे हैं इसको और बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा आप लोग समझो क्या चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो आपको अपने में बदलाव की ज़रूरत है, कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, कुछ ठीक ठीक समझने की ज़रूरत है। तो हमारा युवाओं का एक दौर था, हमने कहा हमको क्या समझने की ज़रूरत है, हमको सब समझ में आ चुका है। पढ़ाई पूरी कर लिए, PhD कर लिए, हमारे एक साथ एक इंजीनियर थे, एक साथ में दूसरे भी इंजीनियर थे। हम सबको लगता था हमको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 7 दिन का शिविर कर लो, जीवन विद्या शिविर नाम है इसका, और 7 दिन में अगर परिवर्तन ना आए तो हमें बोलना। हमने कहा क्या परिवर्तन आएगा? तो उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक कहा, आपकी सारी जिंदगी की अब तक की यात्रा एक तरफ और ये 7 दिन आपके एक तरफ। इन 7 दिनों में आपके भीतर किसी परमाणु विस्फोट जैसी घटना ना घटे तो बताना। आपके विचारों में परमाणु विस्फोट जैसी घटना घटेगी। जब उन्होंने ऐसी बात को कहा तो हम लोग का ध्यान एकदम से गया कि बोलने वाले शख्स देश की बड़ी संस्था के, शैक्षणिक संस्था के प्रोफेसर बोल रहे हैं। वो प्रोफेसर PhD किए हुए थे और उनका खुद का बड़ा नाम था। तो हमारा ध्यान गया कि आमतौर पे जो हम शिक्षित लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख लेते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमको ज़्यादा समझ में आ चुका है। तो हमसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा कुछ बोलता है तो हम उसकी बात को ध्यान देते हैं कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, हमसे श्रेष्ठ है तो इनको सुना जाए। तब IIT दिल्ली का एक इमेज हमारे दिमाग में रही है पहले से कि IIT दिल्ली एक बड़ी चीज़ होती है। और फिर बताया गया कि उस शिविर को जो लेंगे वो IIT दिल्ली के ही प्रोफेसर हैं और वो नासा में नौकरी किए हैं। नासा मतलब अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसमें रिसर्च किए हैं। तो हमारा मन किया कि जब इतना बड़ा कोई आदमी है, नासा में नौकरी किया, तो नासा बड़ी चीज़ हमारे लिए, तो कोई इतना बड़ा आदमी तो इनको सुना जाए 7 दिन के लिए कि आखिर वो क्या किए। तो फिर हम सब 5 परिवार के कुल 17 सदस्य हम लोग थे उस समय। तो हम 17-18 लोग
एक जीप में भरकर रायपुर से अमरकंटक गए और हमने शिविर किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू के 3 दिन तो बहुत ही भारी लग रहा था हमें, और हम प्रश्नों से भरे थे, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर हमें एक किस्म से चुनौती दे रहा था। कैसी चुनौती दे रहे थे? आपके जो भी प्रश्न उसके जवाब हैं, यहाँ पर प्रश्न करो आप, आपके जो भी प्रश्न है, जिंदगी से जुड़े जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है। और उन व्यक्ति के साथ, उनका नाम डॉक्टर यशपाल सत्य है, अब वो नहीं रहे, तो सत्य जी खद्दर का कुर्ता और पैजामा पहन के शिविर ले रहे थे। तो हमको ये लगता था कि एक आदमी अमेरिका से, आईआईटी से प्रोफेसर होकर ऐसा जिंदगी जीते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं तो बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक और बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे जो उनकी बातों को सहमति दिया करते थे, हाँ ये ठीक कहा तुमने। तो बाद में पता चला कि उनका नाम श्रद्धे ए नागराज शर्मा है। तो नागराज जी पीछे बैठे रहते थे, हम उन्हें बाबा जी कहते हैं। बाबा जी इसलिए क्योंकि वो हमारे दादा की कैटेगरी के होते हैं, दादा के तुल्य रहे, तो उधर बाबा जी कहा जाता रहा। तो वो और भी गजब की वेशभूषा, सिर्फ बनियान पहने और लुंगी लपेटे हुए। अब ये उनसे पूछ रहे तो बताएगा कि नहीं उन्हीं का दर्शन है, श्रद्धेय नागराज जी का दर्शन है। तो बाबा जी शब्द सुन के हमको थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन जब तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, तो समझ में आया कि वाकई कुछ गहरी बात कही जा रही है, कुछ अलग बात हो रही है। और 7 दिनों में आते आते हम जो 17 साथी गए थे, हम सबको लगा कि नहीं, अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। वाकई में जो जीवन विद्या शिविर जो हुआ, आज वही होने जा रहा है आपके साथ में। जो हमारी जिंदगी में हुआ, उन 7 दिनों ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी और एक सकारात्मक सोच के साथ हम निकले। एक जबरदस्त परिवर्तन हमारे विचारों में हुआ। बहुत सारे प्रश्न जो हमारे लिए अनुत्तरित रहे, उनके उत्तर हमें मिले। और उसके बाद हम सबने मिलकर तय किया कि अब हम जो कुछ भी करेंगे अपनी खुशहाली के लिए करेंगे, और इस खुशहाली में यह जो जीवन विद्या नाम की वस्तु है, यही हमारे केंद्र में रहेगी। क्योंकि हमारे प्रश्न और बढ़ते गए, उन प्रश्नों का उत्तर मिलता भी गया। फिर एक शिविर किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर श्रद्धेय नागराज जी से लगातार चर्चाओं का दौर चलने लगा। 97, 98, 99 और 99 आते आते हम सब ने फैसला कर लिया कि अब एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहाँ पर हम 5, उस वक्त हम 12 परिवार हो चुके थे, तो हम 12 साथी एक साथ रहेंगे। हम 12 लोग का परिवार रहेगा और यहाँ पर जिंदगी को सही समझकर जीने का हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि ये समझ में आया कि हमारा जीना ही प्रमाण है। तो हमको कुछ अच्छा समझ में आया है, इसको ही देखकर सामने वाले की समझ कुछ आता है। लेकिन ये देखने की विधि है, वो हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारा जैसा भी व्यवहार होता है, अच्छा खराब जो भी कह लें, वो सब कुछ हमारी सोच का परिणाम है, हमारे विचारों का परिणाम है। हमारी अब तक की यात्रा में जो कुछ भी हमको समझ में आया है, उसी के आधार पे हम अपना आचरण करते हैं, बिहेवियर करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया इस दर्शन को गहराई से समझेंगे। मध्यस्थ दर्शन नाम है इसका। इसकी गहराई में जाएंगे और जितना हो सकता है इसे जीने का अभ्यास करेंगे। और उसी दौर में निकल कर आया कि वस्तु इतनी अच्छी हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया, तो दूसरों की ज़िंदगी में ही बदलाव आए। तो हमारे संस्थान में फिर जीने के अभ्यास के साथ साथ दूसरों तक ये बात पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और प्रयास का तरीका है 7 दिवसीय जीवन विद्या शिविर। तो हम लोगों ने जीवन विद्या शिविर 7 दिनों का सन 2001 से शुरू किया। पहला शिविर इस संस्थान में हुआ। सन 2001 में औपचारिक रूप से अभ्युदय संस्थान का उद्घाटन हुआ 14 जनवरी 2001 को। 1 साल तक संस्थान को बेहतर करने में, क्योंकि ये जो ज़मीन आज जो आप देख रहे हैं कुछ नहीं था, ये इधर तालाब था, बड़ा सा डबरी थी
और सामने जंगल था नीलगिरी का। तो 17 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने खरीदी थी, हम 12 परिवार के लोगों ने मिलकर। और नमस्कार, स्वागत, आइए। तो हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 साल का समय संस्थान को खेती योग्य बनाने में, भवन के निर्माण में, इन सब में लगाया। और लगभग 1.5 साल बाद, 1 साल बाद 2000 में पूरा काम हुआ। 2001 में पहला उद्घाटन हुआ, संस्थान का शुभारंभ हुआ और उसके बाद से यहाँ पे परिचय शिविर की शुरुआत हुई। तो जो हमने सुना, जितना हमारी समझ में आया, वो दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास किया हमने। तो उस दौर में हम 12 साथियों का एक समूह था, जिनको चंद्रशेखर भाई बोल रहे थे कि हम संस्थापक लोग रहे। तो ये जो पहला घर है सामने में, आप जैसी देखेंगे, ये अंजनी भैया का घर है। तो अंजनी भैया हम सबके बीच में युवा साथियों हमारे सबसे बड़े भाई की तरह रहे और उनका शरीर शांत हुआ सन 2015 में। तो वो यही रहे लगातार। उसके साथ ही अंजनी भाई के साथ में सोम भैया से आप सब परिचित होंगे, मैं समझता हूँ। नाम सुना आपने सोम भैया का, सोम त्यागी जी। तो सोम भाई हमारे साथ में हैं। अभी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर में संस्थान के आसपास ऐसे बहुत सारे केंद्र बन गए हैं। तो ऐसे ही अभ्युदय केंद्र क्रमांक 1 है, जहाँ पे सोम भैया रहते हैं और अब वो पूरे देश में शिविर ही लेते हैं मुख्य रूप से। तो सोम भैया यहाँ साथ में रहे। फिर अनिल राठौर जी हैं, जिन्होंने हमें सुझाव दिया कि हमको देशी गाय का गौपालन करना चाहिए। तो अभ्युदय संस्थान की जो गौशाला है वो अनिल राठौर जी के मार्गदर्शन में ही संचालित हुई और देखते ही देखते यहाँ पे अब 4 गौशाला स्थापित हो चुकी। अब तो 7 और 8 तक हो गई। तो जितने परिवार जुड़े हैं सब ने एक एक गौशाला भी स्थापित कर ली। BR अग्रवाल जी हैं, जो अभी नौकरी पर हैं, नगर निगम रायपुर में हैं। उनका खुद का एक निजी स्थान, वहाँ भी उनने खेती का काम चालू किया। तो हिंगनाडी में रहते हैं। उनके बेटे हैं सूर्यकांत, तो उन्होंने IIT बॉम्बे से अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करके एक अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में नौकरी भी की है। अभी उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है और संस्थान में ही जो विद्यालय संस्थान द्वारा संचालित हैं, वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं पढ़ाने में बच्चों को। तो BR अग्रवाल जी हैं, सोम भैया हैं, अंजनी भैया का पूरा परिवार है। अंजनी भैया के छोटे भाई हैं 2, वो दोनों रायपुर में रहते जरूर हैं, लेकिन सारा तन मन धन यही लगा रहता है। मंजीत भैया का परिवार यहाँ पर है। मंजीत भैया का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो भाभी हमारे बीच में है। तो डॉली भाभी यहाँ पर हैं। तो ये एक ऐसा समूह रहा। अनीता शाह भाभी हैं, आपकी मुलाकात हो सकता है आज ही हो उनसे। तो उनके पतिदेव धीरेन शाह हैं, जो अब नहीं रहे, उनका शरीर शांत हुआ 2007 में। तो धीरेन भैया ने भी काफ़ी पूरी ऊर्जा लगाई इस संस्थान को खड़ा करने में और पूरा समय उनके परिवार ने दिया। धीरेन भैया का परिवार, अनीता शाह दीदी का के भाई साहब, उनके माता पिता, उन सब ने, तो हम सब ने परिवार विधि से इस संस्थान को खड़ा करने का पूरा प्रयास किया है। राजन महाराज जी, जैसे मैंने आपसे चर्चा की, उनका घर सबसे आगे में पड़ता है। लगातार संस्थान में रहे वो, अभी नंदनी में रहते हैं वो। उनके मार्गदर्शन ही संस्थान पूरा संचालित रहा, हमारी पूरी टीम चलती है। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ और साथी हैं और वो दिल्ली, जैसे डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी, उनका घर दूसरे नंबर का घर है, लेकिन उनके पतिदेव नहीं रहे और एक बिटिया का शरीर भी शांत हो गया, तो अपनी एक बिटिया के साथ दिल्ली में रहती हैं वो। तो डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी गायनिकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कोशिश ये की थी कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र की स्थापना हो सके। तो जब तक वो यहाँ पे रहीं, तब तक उन्होंने स्वास्थ्य सेवा केंद्र को अच्छे से संचालित करने में काफ़ी मदद किया। इनके अलावा उस दौर के और भी साथी हैं। फिर तो 2001 में जो शिविर हुआ, उस शिविर से एक नई यात्रा हम 12-13 साथियों की शुरू हुई। नई यात्रा इस अर्थ में कह रहा हूँ कि श्रद्धेय नागराज जी का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है और उनके मार्गदर्शन में ही ये संस्थान लगातार चलता रहा। श्रद्धेय नागराज जी का शरीर शांत हुआ सन 2016 में,
जब तक उनका संरक्षण में मिला, ये संस्थान उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश के मुताबिक ही चलता रहा है और आज भी चलता है। उनका पूरा परिवार है श्रद्धेय बाबा जी का। अम्बा दीदी हमेशा यहाँ पे आती हैं, हर 3 महीने में उनका नियमित रूप से आना होता ही है। तो एक पूरा परिवार ही जुड़ा, नागराज जी का पूरा परिवार, अंजनी भैया का परिवार, हमारा परिवार। मेरा घर यहाँ पीछे में पड़ता है, सामने में घर आप देखेंगे तो दिखाई देगा, एक घर अकेला गौशाला के बाजू में है। चंद्रशेखर भाई आए। ऐसी 2001 से लेके अब तक बहुत सारे परिवार जुड़ चुके हैं और हमारा परिवार, अभ्युदय परिवार हम बोलते हैं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौर में पिछले 20-22 वर्षों में अभ्युदय संस्थान के माध्यम से मैं समझता हूँ कम से कम 400 से 500 शिविर हो चुके हैं जीवन विद्या के। और इन शिविरों से बहुत सारे साथी, जैसे हम जुड़े, जैसे आज आप जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी पूरे देश भर के लोग जुड़े हैं। आज पूरे देश में जीवन विद्या शिविर चलता है और इन तमाम शिविरों के माध्यम से लोगों को एक दिशा मिलती है, एक समझ बनती है और वो फिर इस कारवां में जुड़ जाते हैं। किस बात की आवश्यकता है? आवश्यकता इस बात की है कि मैं अपने आप को समझूं, मेरा परिवार के साथ क्या संबंध है वो मेरी समझ में आए, परिवार का दूसरे परिवार के साथ क्या रिश्ता है वो समझ में आए, जिसे हम समाज कहते हैं। और ऐसे तमाम समाज के समूह, जो परिवार समूह मूल रूप से हैं, इस पूरी मानव जाति का, इस धरती पे जितने मानव हैं, इन सब का आपस में कोई रिश्ता है। वो रिश्ता आपस में है, एक पहलू है, और पूरी प्रकृति के साथ कोई रिश्ता है, ये दूसरा पहलू है। क्योंकि हम इस पूरी प्रकृति के एक अंग के रूप में जीते हैं। तो इन संबंधों को समझना, अभी हमारी सारी समस्या ये है, न हम अपने आप को ठीक से जान पाते हैं, न परिवार में किसी संबंध को ठीक से जान पाते हैं। जब हमारा अपना ही संबंध अपने आप से ठीक से नहीं बन पाया तो दूसरों के साथ संबंध कैसे बनेगा? ये एक मूलभूत समस्या मानव जाति के सामने है, जिसका बहुत सुंदर ढंग से विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत होगा। परिवार के साथ कैसे जिएं? तो शुरुआत अपने आप से, फिर परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं उसका प्रमाण आपका परिवार देता है। और परिवार जैसा है, ऐसे परिवारों के समूह से जो हमारा समाज है वो प्रमाणित होता है कि समाज कैसा है। तो आज हमने कैसा समाज बना लिया है, कैसा समाज बना है, इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको 7 दिनों में मिलेंगे। दूसरी बात, प्रकृति के साथ संबंध हमारा कैसा है, रिश्ता क्या है, अभी ये भी हमारी समझ में नहीं आया है। हम प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर 7 दिनों में मिलना है। अभ्युदय संस्थान के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में अनेक जिज्ञासु आए और जुड़ते चले गए। ऐसे बहुत सारे साथी जुड़े। उनमें से एक साथी, जैसे मैं कहना चाह रहा था, बलवंत साहू जी हैं। अब बलवंत भैया सन 2016 से 14 से लगातार निवासरत है यहाँ पर। और अभी अभ्युदय संस्थान के द्वारा सबसे पहले एक विद्यालय की शुरुआत हुई सन 2011 में, अभिभावक विद्यालय। यह विद्यालय रायपुर में स्थापित हुआ। मुख्य रूप से अनीता शाह दीदी की जिम्मेदारी में चलता है और वहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने जीवन विद्या को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया। तो वो लोग इस विद्यालय का संचालन पिछले 12 वर्षों से कर रही हैं। वहाँ प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा दी जाती है कि इस दर्शन के प्रकाश में शिक्षा की वस्तु क्या हो, सार्वभौम शिक्षा कैसी हो, इसका पूरा का पूरा प्रभाव बच्चों के शिक्षण में कैसे हो और शिक्षण पद्धति कैसे बने, इस पर हम उस रोशनी में, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हम बच्चों को शिक्षा संस्कार उपलब्ध कराते हैं। उसी विद्यालय का फर्दर एक्सटेंशन जो रायपुर का अभिभावक विद्यालय है, उसका विस्तार अछोटी में हुआ। तो शुरुआत हुई थी मिडिल स्कूल को लेकर, लेकिन आज अभिभावक विद्यालय अछोटी अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में नर्सरी से लेके कक्षा 10 तक यहाँ पढ़ाई होती है। और इस विद्यालय में एक पूरी जिम्मेदारी जो है, इसके संचालन की, इसमें प्रबंध करने की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी पे बलवंत भी हमारे बीच में है। तो बलवंत भैया पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने निर्णय पूर्वक भिलाई में एक इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी कंपनी में अपनी लंबी समय तक आपने सेवा दी है और फिर उस सर्विस को छोड़कर आज आप संस्थान में रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे केला लगा है और पपीता, तो पपीता तो उखड़ा है, नया पपीता लगना है। मात्र 1.25 एकड़ में खेती करते हुए अपने श्रम के माध्यम से आप अपने परिवार के लिए आवश्यक
वस्तुओं का उत्पादन करके आजीविका को चलाते हैं और बाकी सारा समय विद्यालय के संचालन में देते हैं। तो चाहे बलन भैया की बात कहूँ, चाहे हेमलाल भाई की बात कहूँ, हेमलाल भाई गौशाला की जिम्मेदारी में है, तो ऐसे बहुत सारे परिवार जुड़े। उन्हीं में से एक परिवार हमारे बीच में है चंद्रशेखर भाई का, आप अभी उनको सुन रहे थे। चंद्रशेखर राठौर जी, इनके माता पिता, अभी आपका परिचय हो चुका। चंद्रशेखर भाई ने रायपुर NIT से बीटेक की डिग्री ली और बाद में IIT दिल्ली से आपने MTech किया। आपके साथ में आपकी श्रीमती हैं मीनाक्षी दीदी, इन्होंने IIT दिल्ली से PhD किया है और अभी विद्यालय में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आपने लेके रखी है। तो जो अभिभावक विद्यालय है उसमें क्लास 1 to 5 के बच्चों को पूरा जिम्मेदारी में आप ही संभाल रही हैं। तो मीनाक्षी दीदी से आपकी चर्चा होगी। अभी विद्यालय में हमारा शुरू होने वाला है। वाह, नमस्कार भैया, आ गए, स्वागत। तो मीनाक्षी बहन है, मीनाक्षी बहन की बड़ी बहन हमारे बीच आज उपस्थित हैं और इनके 2 बच्चे हैं। तो एक तुषार बेटा जी हैं जो मीनाक्षी दीदी की बड़ी बहन के बेटे जी हैं, और इनकी बहन है मेघा बेटा जी जो विद्यालय में पढ़ाती हैं। आप लोग की तरह इन युवा साथियों ने शिविर किया। शिविर करने के बाद लगा नहीं 7 दिन पर्याप्त नहीं है, इससे और समझा जाए ठीक से, तो इन्होंने फिर 1 साल का अध्ययन शिविर किया, पूरा का पूरा 6 महीने का। उसमें साल भर रहना आपका हुआ और आज आप दोनों भाई बहन मिलके अभ्युदय संस्थान की बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। उसमें बच्चों को पढ़ाना भी शामिल है। आजीविका के लिए एक बेकरी यूनिट भी हम चला रहे हैं। तो बेकरी की जिम्मेदारी में मेघा बेटा जी हैं, वो देखती हैं। उन्हें एक युवाओं की टीम बना ली है, तो ब्रेड बनाने का काम और बाद में कुकीज़ का काम, सारा काम चलता है। तो इसी तरह से मैं कहना चाह रहा था, हमारे बीच में राकेश भाई अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। आप लोग जो सबसे पहले बिल्डिंग में हैं वहाँ पे 2 परिवार हैं, एक राकेश भैया का परिवार और दूसरा अनिल भैया का परिवार। तो दोनों परिवार वहाँ पे रहते हैं। राकेश भैया भी पेशे से इंजीनियर हैं और आज की तारीख में वे जो हमारा समृद्धि का काउंटर जो चंद्रशेखर भैया आपको बता रहे थे, तो समृद्धि के काउंटर में संचालन की जिम्मेदारी राकेश भाई ने लेके रखी है। और अनिल भाई आवास और बिजली व्यवस्था तो अपनी जगह है ही, घी उत्पादन की पूरी जिम्मेदारी, मक्खन निकालना, घी बनाना, डेयरी के प्रोडक्ट बनाना, वो पूरी जिम्मेदारी अनिल भाई उसको संभाल रहे हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एक पूरा समाज खड़ा हो गया है। एक इतना अच्छा समाज खड़ा हो गया है जिसमें जीवन विद्या की रोशनी में कैसे खुद की जिंदगी में बदलाव आ सकता है और इस बदलाव का प्रभाव समाज में अन्य परिवारों पर कैसे पड़ सकता है, जिसके आधार पर एक निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक जीता हुआ समाज खड़ा हो जाए, ये हम सबकी चाहत है, वो पूरी हो सकती है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में आज श्री राम नरसिम्हन जी हैं। श्री राम भाई भी IT सेक्टर के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, और आपने जब दर्शन को पहली बार सुना तो जैसे हम सबके साथ हुआ ऐसा आपके साथ हुआ। ये भी एक यात्रा पे निकले हुए थे कि मेरे जीने का पर्पस क्या है। उस तलाश में इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी की, अच्छे खासे पैकेज में रहे, अमेरिका की कंपनी रही, विदेश जाने का अवसर भी रहा। आप सब ने निर्णय पूर्वक उन सारे प्रस्ताव को एक तरफ किनारे किया और ज़िंदगी से जुड़े प्रश्नों को प्रायोरिटी पे लिया। और प्रमाण ये था, इनके पास विकल्प था, या तो ब्रिटेन जाकर अपनी पढ़ाई को आगे करें या जीवन विद्या को जिएं, उसको समझें। इन्होंने जीवन विद्या को समझने को प्रायोरिटी दी और ब्रिटेन जाने के अवसर को छोड़ा। और ये श्रद्धेय नागराज जी के साथ सन 2006 से लगातार जुड़े हुए हैं। एक समय ऐसा आया कि जब इनको शादी करनी थी तो इन्होंने निर्णय पूर्वक अपनी होने वाली पत्नी के साथ 6 महीने तक कोई बातचीत भी नहीं की, मुलाकात नहीं की, बातचीत होती रही। इन्होंने कहा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। और इस आधार पे दोनों ने आपस में करस्पॉन्डेंस किया। 6 महीने बाद जब वैचारिक स्तर पर इनको लगा अब हम शादी कर सकते हैं, तो पहली बार मिले। ये फोटो का आदान प्रदान तक नहीं किए थे। ये घटना मेरे को काफ़ी रोमांचित करती है कि ऐसा भी होता है। तो श्री राम भाई ने बहुत लंबा समय इस दर्शन को समझने में लगाया है। मध्यस्थ दर्शन का जो वांग्मय है उसको सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने निर्णय लिया
कि अब मैं नागराज जी के साथ में अमरकंटक में ही रहूँगा। और उसके बाद इन्होंने अपने जॉब को छोड़ा और सब कुछ छोड़कर सन 2008 में ही आप अमरकंटक के लिए आ गए। अछोटी में रहे, अध्ययन किया आपने। अब अछोटी और अमरकंटक इनके लिए एक ही, हकीकत में सबके लिए एक ही है। इन्होंने अछोटी में 1 साल का समय लगाया, यहाँ रहकर अध्ययन किया, फिर श्रद्धेय बाबा जी के पास गए और वहाँ पे रह के इन्होंने दर्शन के शोध पक्ष में बहुत गहरा अध्ययन किया है। जो साथी बहुत गहराई पे अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिए श्री राम भाई अलग से समय देते हैं, ऑनलाइन शिविर लेते हैं, पढ़ाते हैं। और इन्होंने अभी शोध के परिप्रेक्ष्य में ही मध्यस्थ दर्शन को सरल सहज भाषा में इंग्लिश में किताब लिखी है। तो जिन साथियों को इंग्लिश में कुछ लिटरेचर जानने की ज़रूरत होगी तो श्री राम भाई से आप सुन सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि श्री राम भाई का बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है। जो पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, उस अभियान के जो वैचारिक पार्ट को, जो खासकर आईटी वाला जो पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जितनी वेबसाइट्स हैं उन सबको सजाने में, उनको मेंटेन करने में, टेक्निकल इनपुट देने में, दर्शन के तात्विक पक्ष को संभालने में और श्रद्धेय नागराज जी का जितना साहित्य है उन सबको एक साथ एकत्रित करने में श्री राम भाई ने विशेष मेहनत की है। आपने सबने वीडियो में देखा भी होगा, अगर यूट्यूब जो देखते हैं तो श्री राम भाई के साथ में राकेश गुप्ता जी रहे हैं। आप दोनों ने मिलके लगभग 8 साल तक बाबा जी के साथ नियमित रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की है। तो बहुत सारा हिस्सा हमको सुनने को मिलता है आप लोग के माध्यम से। तो बहुत खुशी की बात है कि श्री राम भाई आज आप लोग का परिचय शिविर लेने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए श्री राम भाई का। तो चाय की घंटी हो चुकी है। बस एक छोटी सी बात, हमारे बीच में युवा साथी भी है, स्वाति बेटा जी हैं, उनका परिचय छूट गया था। ये अभी दर्शन का जो एक मल्टीमीडिया का पार्ट चल रहा है उसमें मदद कर रही हैं, खुद अध्ययन भी कर रही हैं, साथ में युवा साथियों के लिए प्रेरणा हो सकती हैं। तो इनकी एक टीम है, छोटी सी टीम, इनके पतिदेव भी हैं, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। तो कहना ही चाहता हूँ, वो चाहे युवा हो चाहे वरिष्ठ साथी, जैसे चंद्रशेखर भाई के पिताजी हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबको समय दे रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा परिवार, 3 पीढ़ी एक साथ हैं। चंद्रशेखर भाई के दोनों बच्चे अभिभावक विद्यालय अछोटी में पढ़ते हैं। अभी उनकी छोटी बहन भी आ गई, भारती बहन, एक बार खड़े हो जाएंगे भारती। तो भारती बहन चंद्रशेखर भाई की सिस्टर हैं, यही रहती हैं। आपके दोनों बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और आप विद्यालय में पढ़ाती हैं। आपने मैथमेटिक्स MSc किया, बाद में M.Ed भी किया और अब पूरा समय अभिदय संस्थान में दे रही हैं। तो एक पूरा का पूरा परिवार आप लोगों के साथ मिलने के लिए तैयार है। आप भी परिवार के सदस्य बने। 7 दिनों में इतना परिवर्तन आ जाए कि ये जो दूरियां अभी थोड़ी सी दिख रही हैं वो आपस में दूर हो जाएंगी और हम सब एक लक्ष्य को लेकर जो जीने की कल्पना लेकर चल रहे हैं, एक सर्वमानव लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सब कैसे प्रयास कर सकते हैं, हम उसमें साथी हो जाएं। इस अपेक्षा के साथ मैं बात को पूरी करता हूँ। चाय की घंटी बज चुकी है। हम चाय के बाद कितने बजे, आधे घंटे बाद हम हॉल में वापस उपस्थित होंगे। श्री राम भाई फिर आपका शिविर प्रारंभ करेंगे। नमस्कार। चाय यहीं पे है किचन में।